स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का जो नया पीडीएफ था उसकी जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आज उस सीरीज में हम लोग करेंगे पार्ट 11। इससे पहले हम लोग 10 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड इसका हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, न्यू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर करके, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाके सारे पार्ट हमने उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन और फर्स्ट ईयर का जो और ट्रेड थ्योरी उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में इस तरह से बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आने वाले सारे वीडियोज और अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। एंड ये सभी एक वर्षीय और सभी फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए रहेगा। इसमें जो मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल नंबर 4 एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे उद्यमिता कहते हैं या उद्यम, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें आपको, इसीलिए हम हर मॉड्यूल एक बार दिखा देते हैं किस मॉड्यूल में कितने आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये 3 मॉड्यूल हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसका 25 क्वेश्चंस कर चुके थे, आज 26 से लेके 50 तक का करेंगे। एंड अगले में हम इन दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका लगभग 50% हम लोग पास कर चुके हैं, बस 50% से कम ही आपका और बचा हुआ है क्वेश्चंस, जिससे आपका पूरा ये 505 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप लोग अपने एग्जाम में आसानी से, हमारा तो टारगेट है कि आप लोग 25 में 25 क्वेश्चन इस बार सही करके आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँचे और आप लोगों के अच्छे नंबर स्कोर हों। आइए स्टार्ट करते हैं। साथ में जैसे सारे पार्ट खत्म होंगे, आपको हिंदी इंग्लिश का मिक्स जो पीडीएफ है आपको पूरा एक साथ मर्ज करके टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप आसानी से इससे स्टडी कर पाएँ। एंटरप्रेन्योरशिप में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट स्केल टू इम्प्रूव बिजनेस आइडिया। व्यावसायिक विचारों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण पैमाना कौन सा, यानी स्केल कौन सी है। कोई आपके मन में बिजनेस आइडिया, उसको अगर इम्प्रूव करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्केल क्या होती है उसमें, कस्टमर यानी ग्राहक, कंपटीटर एंड टेक्नोलॉजी आपके प्रतियोगी और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, फंड्स एंड गवर्नमेंट स्कीम फंड और सरकारी योजनाएं, या ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी बिजनेस आइडिया को अगर देखिए, बिजनेस जो आपको करना है उसका एंड यूजर कौन होगा, कस्टमर होगा। आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको अगर कोई कस्टमर खरीदता नहीं है तो फिर आपका बिजनेस कभी भी इंप्रूव नहीं होगा, वो फेल होगा, ठीक है। सेम आपका उसमें कंपटीटर कौन कौन है, आप टेक्नोलॉजी कैसी ले रहे हो, ऐसा नहीं आपका कंपटीटर आपसे ज़्यादा आगे हो, उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, आप पुराने में शुरू कर रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल होगा उससे कंपटीशन कर पाना। और इसी तरह से फंड और गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपको कुछ छूट मिल रही हो, कुछ फ़ायदे मिल रहे हो, तो बिजनेस को आगे ले जाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये सब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी इज। एनआईसी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ये क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने भी नहीं रखा है। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन, नीड इंटरेस्ट एंड कंसर्न, या न्यूज़ इंटरेस्ट एंड कम्युनिकेशन। तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म में नीड इंटरेस्ट एंड कंसर्न, या नीड इंटरेस्ट और कंसर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ यूबीपी। यूबीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, यूटिलाइज वैल्यू प्रोडक्ट, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, अंडर वैल्यू प्राइस, या यूनिक वैल्यू प्राइस। यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक्चुअल में यूबीपी या इसी को एक बार यूएसपी भी कहते हैं। इसका पर्पज ये होता है कि आप जब भी कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है, आपके कस्टमर की नीड क्या है, केयर क्या है, उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। देन आपका व्हाट यू डू रियली वेल, आप अच्छा उसमें और क्या कर सकते हैं। एंड व्हाट योर कंपटीशन डज रियली वेल, मतलब आपका जो कंपटीटर है वो अच्छा क्या कर रहा है, उन सब चीज़ों का इसमें रोल होता है, ठीक। इन सारी चीज़ों से मिलकर आपका एक बनता है यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी एक्चुअल में क्या यूज है, क्या वैल्यू है, कस्टमर को वो अपनी वैल्यू को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसी को बोलते हैं यूबीपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप लोग लाइक बटन को प्रेस नहीं करते हैं तो प्लीज़, अगर वीडियो आप वॉच कर रहे हैं तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत एंड कंटेंट अच्छे लगते हैं तो उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं। कुछ सुझाव हो आपका, कैसे इसको सही करना है, या आपको कैसा और चाहिए कंटेंट, तो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दिएगा वीडियो को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। फीडबैक मीन्स, फीडबैक का अर्थ है, फीडबैक क्या होता है, आप कोई चीज़ करते हैं, मान लीजिए कोई काम आपने किया तो उससे सामने वाला आपको कुछ बताया, हाँ इस काम में ये चीज़ अच्छा था, या आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर आपको बताया कि प्रोडक्ट अच्छा था, बुरा था, इसमें और क्या हो सकता है, उसे कहते हैं फीडबैक। एंड आज हम आप लोगों से एक फीडबैक लेंगे। आप लोग फीडबैक दीजिए, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सीरीज शुरू हुई है ये कैसी लग रही है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे,
सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट यानी सुधार के लिए सुझाव दिया जाए, उसको फीडबैक कहते हैं। अगला है थिंग्स पीपुल लाइक अबाउट द आइडिया, मतलब लोगों का जो चीज़ें हैं, आपका जो आइडिया है उसे क्या पसंद किया लोगों ने, उसके बारे में। अगला है थिंग्स पीपुल डू नॉट लाइक अबाउट द आइडिया, विचार के बारे में लोगों को चीज़ें जो हैं पसंद नहीं आई। या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऊपर के सभी। जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को ना पसंद आए, जो सुधार के लिए सुझाव हो, उन तीनों को मिलाकर ही बनता है फीडबैक। तो सेम आपको भी क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही, या क्या अच्छा कर सकते हैं हम और इस चैनल पे, इस वीडियो में आप सभी के लिए, उसे आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अच्छे से अपने विचार लिखिएगा। एंड हम देखेंगे कौन किसका मतलब फीडबैक देने का तरीका किसका इन तीनों चीज़ों को फुलफिल करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड्स फॉर। स्मार्ट जो है इसमें एस का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले बात करें स्मार्ट क्या है, उसके बाद आंसर तो आप लोग देख लीजिए स्पेसिफिक। स्मार्ट क्या है एक्चुअल में, बेसिकली स्मार्ट एक वर्ड है, जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में इसको रखा गया है, जिसमें एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है। एम का मतलब होता है मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है। ए होता है अचीवेबल, आर होता है रिलेवेंट, एंड टी होता है टाइम बेस्ड। बेसिकली ये है कि आपने के दिमाग में कोई आइडिया आया, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्मार्ट आइडिया होना चाहिए, मतलब किसी उद्यम को लगाने, किसी बिजनेस को करने का। तो उस स्मार्ट का तात्पर्य यही होता है कि वो स्पेसिफिक आइडिया एक ऐसा होना चाहिए उसमें आप क्लियर रहो कि यस आइडिया यही है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए कुछ। मेजरेबल मतलब आप उसकी हर चीज़ें जो हैं मेजरेबल हों। आप जैसे जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसका पूरा प्रॉपर आपने रिकॉर्ड रखा हो, क्या क्या लगेगा, कैसे लगेगा, सब कुछ, मतलब उसको आप किसी को एक्सप्लेन कर सकें कि ऐसे इतना है। अचीवेबल मतलब उस टारगेट को, उस गोल को अचीव किया जा सके। रिलेवेंट मतलब वो रिलेवेंट होना चाहिए आपके लिए, सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए, देश के लिए, सभी के लिए। एंड टाइम बेस्ड मतलब उसका एक सर्टेन आप टाइम फिक्स कर सकें कि इतना टाइम लगेगा इस गोल को अचीव करने में, इस टारगेट को अचीव करने में, उसी को कहा गया यहाँ पे स्मार्ट। तो एस फॉर हुआ स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, एंड टी फॉर टाइम बेस्ड। ये सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। देखिए एम फॉर क्या हो गया आपका, मेजरेबल, ठीक है। इसके बाद आपका 32 क्वेश्चन में है, व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, एक्शन, अचीवेबल, एम्बिशियस या अवेयरनेस। क्या होगा आपका, अचीवेबल यानी जो प्राप्त किया जा सके, अचीवेबल हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई गोल लिया, कोई टारगेट लिया जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं लेनी है। अब आर का क्या अर्थ है, व्हाट डज आर इन स्मार्ट स्टैंड्स फॉर। अभी हम लोगों ने पीछे देखा, आर का मतलब क्या है, रियलिस्टिक होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि आपने आंख बंद किया, कोई सपना देख लिया और उसको आपने टारगेट बना लिया अपना। वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, उसे अचीव किया जा सके एंड एक सर्टेन टाइम में, ठीक है, ऐसा आपका गोल या टारगेट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 34, व्हाट डज टी इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। टी का अर्थ क्या है, थ्रेट, टाइमली, ट्रस्ट या टैलेंट। तो यहाँ पे वही है टाइमली, ठीक है, उसको टाइमली अचीव किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपने कोई गोल ले लिया और अचीव करने में उसको 25 साल लगने वाले हैं, तो ऐसे गोल पे कोई आपको फंड नहीं देगा, कोई आपको प्रोत्साहित भी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, द 4 P's ऑफ अ गुड सेल्स पिच आर, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड। एक 4P होता है गुड सेल्स में, ठीक है। पिच का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसके फायदे, ठीक है, उसकी क्या खूबियां हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन अगर आप कस्टमर्स के सामने या एक प्रेजेंटेशन रखते हैं लोगों के सामने, उसे कहते हैं एक्चुअली प्रोडक्ट पिच या पिच करना। मतलब आपने अपने प्रोडक्ट की पिच की, अब कस्टमर्स उस पर फीडबैक देंगे या पसंद करेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो 4P है उसमें पहला होता है प्रॉमिस, दूसरा पिक्चर, तीसरा पिच एंड चौथा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रूफ होता है, प्राइस या पब्लिक। तो एक्चुअल में चौथा होता है प्रूफ। देखिए सबसे पहले तो आप प्रॉमिस करेंगे हम ये हमारा प्रोडक्ट ये करेगा, फिर उसकी पिक्चर आप दिखाएंगे कि ऐसा है प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे काम करेगा, पूरा उसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या खासियत हो सब बताएंगे। एंड लास्ट में आपको कस्टमर को प्रूफ देना पड़ता है कि यस देखिए ये प्रोडक्ट सच में जो हमने कहा उस पर ये खरा उतरा, इसने ये चीज़ें की, ठीक है, तब जाके आपका वो प्रोडक्ट बिकता है। अगला क्वेश्चन है 36, शोइंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स एंड डज व्हाट इट सेज इज कॉल्ड स्पेस इन अ सेल्स पिच। एक ग्राहक को यह दिखाना कि आपका उत्पाद वास्तव में काम करता है और जो कहता है वह करता है, मतलब आपने जो कहा है प्रोडक्ट के बारे में वो करेगा वो। तो बिक्री पिच में इसे क्या कहते हैं, पिक्चर, पावर, प्रोडक्ट या प्रूफ। अभी पीछे हम लोगों ने बात की, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्चुअल में प्रूफ, कि आप प्रूफ करके दिखा रहे हैं देखिए आपका प्रोडक्ट वो सेम वर्क कर रहा है जो आपने बताया था प्रोडक्ट पिच में या सेल्स पिच में। अगला क्वेश्चन है 37,
योर फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट वन दैट विल इंश्योर द सेल इज कॉल्ड अ। आपका अंतिम विक्रय विवरण माइनस जो बिक्री सुनिश्चित करेगा, ठीक है, उसे कहा जाएगा प्रोडक्ट, पिच, पिक्चर या प्रूफ। तो उसे कहा जाता है पिच, ठीक है। क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं फाइनल जो सेलिंग स्टेटमेंट है, जो आपकी सेल्स को क्या करेगा, इंश्योर करेगा, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट पिच या सेल्स पिच या पिच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स। किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई राशि को बिक्री कहा जाता है। बेसिकली आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे सेल करते हैं, तो उसे हम बिक्री कहते हैं, ठीक है। या कोई सेवा है, सेवा से बेसिकली पर्पज यहाँ होता है, जैसे मान लीजिए होटल्स हैं, वहाँ पे अगर आपका रूम आप क्या कर रहे हैं, रूम आप किसी को बेच तो दे नहीं रहे, आप सिर्फ उसे दे रहे हैं रहने के, एंड उसे वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सर्विस। एंड प्रोडक्ट, जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, उसे कहते हैं बेसिकली प्रोडक्ट। तो इन चीज़ों से जो आप राशि एकत्रित करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, उसे ही हम कहते हैं सेल या बिक्री, ठीक है। राइट आंसर है यहाँ पे ट्रू, मतलब ये सही है। अगला क्वेश्चन 39 द मेथड्स ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी दैट विल हेल्प मैनेज आवर फाइनेंस इज कॉल्ड। हमारे पैसे को ट्रैक करने के तरीके जो हमारे वित्त को प्रबंधित करने में मदद करेंगे, उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है एक्चुअल में? अकाउंटेंसी यानी लेखाकरण, मनी मैनेजमेंट यानी धन का प्रबंधन, इनकम यानी आय, सेविंग ऑफ मनी यानी पैसे की बचत। तो उन्हें हम कहते हैं मनी मैनेजमेंट, धन का प्रबंधन कहते हैं। कैसे हम अपनी मनी को मैनेज करें, ठीक है, एंड उसे ट्रैक करें प्रॉपर, जिससे कि हमें पता चलता रहे हमारे पैसे का क्या हो रहा है। बेसिकली जैसे आप बहुत सारे पैसे मान लीजिए आप कमा रहे हैं, ठीक, कुछ पैसे आप बैंक में रखेंगे, कुछ का आप कुछ स्कीम्स लेंगे, कुछ को आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, कुछ को आप उसका स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो उन चीज़ों को आप ट्रैक करना, उसी को हम क्या कहते हैं, मनी मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 मैनेजिंग मनी हेल्प्स अस डिटरमाइन आवर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। धन का प्रबंधन हमें अपने लाभ और हानि को निर्धारित करने में मदद करता है या नहीं, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे ट्रू। देखिए मनी मैनेजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दें। जैसे हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, एक वॉलेट रखते हैं, उसमें कुछ पैसे होते हैं। अगर आपको डेली शाम को पता है, आपसे कोई पूछे कि आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, एंड आप अगर उसको एक्यूरेट बता पा रहे हैं, हाँ हमारे पास वॉलेट में टोटल इतने पैसे हैं, तो मीन्स आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन हम में से बहुत लोगों के पास होता है, हमें पता ही नहीं होता हमारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, ठीक है। तो अगर इनिशियल आपकी ये आदत है, आप ये चीज़ बता पा रहे हैं, तो आगे भी आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 41 स्पेस कैन बी अकाउंटेड फॉर अ बिजनेस एक्सपेंसेस। इसमें से किसको व्यवसायिक व्यय के रूप में हिसाब में लिया जा सकता है? रेंट यानी किराए को, इक्विपमेंट यानी उपकरण की कॉस्ट को, लेबर चार्ज यानी जो श्रम शुल्क आप दे रहे हैं, या ऊपर के सभी। तो बिजनेस एक्सपेंस में ये सभी आते हैं। आप रेंट देंगे, मान लीजिए बिजली का बिल भरेंगे, या हो सकता है आपकी जो प्रॉपर्टी है जिस पे आप बिजनेस खड़ा किए अपना वही रेंट पे हो, इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, लेबर्स को आप सैलरी देंगे, वो सब कुछ आपका बिजनेस एक्सपेंस में ही आता है। अगला क्वेश्चन है 42 मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ। मनी मैनेजमेंट हमें समझने और ट्रैक रखने में मदद कर सकता है किस चीज़ की? मनी जो अवेलेबल है, उपलब्ध पैसे की, एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड यानी व्यय किए हुए पैसे की, इनकम जनरेटेड यानी जो आय उत्पन्न हुई उसकी, या ऑल ऑफ द अबव की। तो मनी मैनेजमेंट हमें इन ऊपर की तीनों चीज़ों को ट्रैक करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा एक मनी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन, लॉस यानी नुकसान, कैश अवेलेबल यानी नकद जो उपलब्ध है आपके पास, या प्रॉफिट यानी फायदा। देखिए लॉस, प्रॉफिट, नकद उपलब्ध जो भी, ये सारी चीज़ें आपके मनी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग आपका मनी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है शीतल हैज़ अ क्लॉथिंग रिटेल बिजनेस। शी स्पेंड्स अ टोटल ऑफ ₹3000 फॉर 20 टॉप्स। शी सेल्स 20 टॉप्स फॉर ₹4500। शीतल हैज़ मेड अ। शीतल का कपड़ों का क्या है, खुदरा कारोबार है। वो 20 टॉप खरीदती 3000 रुपये लगा के, और 4500 में 20 टॉप बेच देती है। तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है यहाँ पे, शीतल ने क्या बनाया है, प्रॉफिट। और कितने का प्रॉफिट बनाया, 1500 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे शीतल किस चीज़ में है, प्रॉफिट में है। अगर यही 3000 की चीज़ उसने 2500 में सेल की होती तो वो लॉस में रहती। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COGS। COGS का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिकली COGS का फुल फॉर्म होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो बेचे गए, गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान, सोल्ड मीन्स बेचे गए, एंड कॉस्ट मीन्स ऑफ कॉस्ट।
बेचे गए सामान का कॉस्ट कितना है, लागत कितनी, उसी को हम बोलते हैं COGS। फिर से अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर COGS इज, COGS का सूत्र क्या है यहाँ पे, टोटल सेल्स माइनस COGS, कुल, ठीक है, कुल बिक्री माइनस COGS, मनी रिमेनिंग प्लस सेल्स यानी बचा हुआ पैसा प्लस बिक्री, टोटल परचेज माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ, कुल खरीदी माइनस महीने के अंत में इन्वेंट्री या ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है, जो लास्ट महीने के लास्ट में आपके पास इन्वेंट्री बची एंड कुल खरीदी कितनी हुई, तो वही आपका अगर COGS का फॉर्मूला आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन्वेंट्री जितनी बची एंड टोटल आपने परचेज कितने का किया या कितना हुआ था उसको माइनस कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 इन्वेंट्री वैल्यू इज, इन्वेंट्री वैल्यू है टोटल सेल्स यानी पूरी बिक्री जो संपूर्ण बिक्री है, मनी रिमेनिंग यानी जो शेष पैसा बचा हुआ है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट्स बिना बिके उत्पादों का मौद्रिक मूल्य जो मॉनेटरी वैल्यू है, या अमाउंट स्पेंट ऑन पेइंग रेंट यानी किराया देने पर खर्च की गई राशि। तो बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यू होती है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट। एक आपको हम एग्जांपल देते हैं इन्वेंट्री का, मान लीजिए आप जो है 10 पेन खरीद के ले आए एंड मंथ के एंड तक आपने 8 पेन बेच दी, 2 पेन आपके पास बच गई। तो ये जो 2 पेन है ना, बिना बिके उत्पादों का मौद्रिक मूल्य, इसकी जो कॉस्ट है वही आपकी इन्वेंट्री है। मान लीजिए एक पेन आपको पड़ी थी 5 रुपए की, टोटल आपने 50 की पेन लाई, अब 5 रुपए 10 यानी 10 रुपए आपके पास क्या है, इन्वेंट्री वैल्यू है आपकी। जनरली कोई भी कंपनी अपने पास इन्वेंट्री वैल्यू नहीं रखना चाहती, इसीलिए आजकल आप बड़ी बड़ी कंपनीज को या स्कूल कॉलेजेस को देख रहे होंगे, वो बस खरीद सकते हैं फिर भी वो बस क्या करते हैं, रेंट पे लेके चलाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपना पैसा वो बस में फंसा के एज ए इन्वेंट्री उसे रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 द टेक्निक्स व्हिच वन अप्लाइज टू प्रमोट गुड्स और सर्विसेज एंड इंक्रीज सेल्स इज कॉल्ड, वह तकनीक जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है कहलाती है। तकनीक क्या कहलाएगी, अगर आप वस्तु या सेवा को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उस टेक्निक को हम कहते हैं मार्केटिंग टेक्निक। जिस प्रोडक्ट की आप देखे होंगे जितनी अच्छी मार्केटिंग होती है उसकी बिक्री उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप भी टीवी में, रेडियो में या फ्लैक्स प्रिंटिंग में बहुत जगहों पे आप बोर्ड देखते होंगे ना बहुत सारे प्रोडक्ट के, जैसे अमूल का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अमूल के ऐड इतने आते हैं, अमूल दूध पीता इंडिया इस टाइप का, तो आप देखेंगे अमूल की बिक्री बाकी से काफ़ी हायर साइड रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग विधि है, वर्ड ऑफ माउथ यानी मुंह की बात, मुंह से आप कोई बात करते हैं वही मार्केटिंग टेक्निक है, स्कीम्स एंड डिस्काउंट योजनाएं हों और छूट हों, ठीक है, उसमें सोशल मीडिया पेज प्रमोशन हो, सोशल मीडिया के पेजेस पे आप प्रमोशन करें, या ऑल ऑफ द अबव ऊपर के सभी। तो मार्केटिंग यहाँ पे मेथड सारे हैं। जैसे वर्ड ऑफ माउथ की यहाँ बेसिकली बात करें, इसको आप छोड़ दें, तो हम अपने मुंह से भी जो है शब्द बोल के और सब करके मार्केटिंग कर सकते हैं। योजनाएं और छूट के बारे में मतलब कुछ स्कीम्स ला सकते हैं, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट्स दे सकते हैं, उससे भी मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। आज वहाँ पे इतनी छूट चल रही, चलो चलते हैं शॉपिंग करने। ठीक है, सोशल मीडिया पेज पे आप प्रमोशन करें, लोग वहाँ से देखेंगे फिर आएंगे उस चीज़ को परचेज करने। तो ये तीनों आपके यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग की मेथड्स हैं। अगला क्वेश्चन है 50 स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैचेज और दिवाली सेलिब्रेशंस इज अ मार्केटिंग मेथड। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है बोनस, शायद मैं लास्ट शुरुआत में बताना भूल गया था। आप लोग बोनस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। यहाँ पे स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैच और दिवाली सेलिब्रेशंस इज अ मार्केटिंग मेथड मतलब क्या है, स्थानीय कार्यक्रम जैसे क्रिकेट मैच या दिवाली समारोह को आप क्या करें, प्रायोजित कर दें। तो क्या ये भी एक मार्केटिंग पद्धति है? तो बिल्कुल ये भी क्या है, एक मार्केटिंग पद्धति है। जैसे आप देखते होंगे आईपीएल जब होता है तो उसमें बोलते हैं ना प्रायोजक, इसके प्रायोजक कौन कौन है, स्पॉन्सर्ड बाई फला फला फला, बहुत सारी कंपनियों के नाम देखते होंगे आप लोग, तो वो भी एक मार्केटिंग की टेक्निक है। अब आते हैं बोनस क्वेश्चन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट 10 का। व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सीड इन एंटरप्रेन्योरशिप? एक व्यक्ति को उद्यमिता में सफल होने के लिए क्या चाहिए? मनी यानी पैसा, पावर यानी शक्ति, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, या माइंडसेट यानी नजरिया। जो भी राइट आंसर हो ABCD, साथ में आप ऑप्शन का जो डिटेल है वो भी लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस पर लाइक एंड रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, एंड चैनल को अभी तक हिट नहीं किया सब्सक्राइब बटन तो बिल्कुल हिट कीजिएगा, आपको इस चैनल पर रहने का कभी रिग्रेट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर।